टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग अर्थात प्रतिचयन के प्रकार। प्रतिचयन के दो प्रकार हैं मेन रूप से, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अर्थात असंभाव्यता प्रतिचयन और संभाव्य प्रतिचयन। इसको भी कई भागों में डिवाइड किया हुआ है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पांच भागों में बांटा गया है: परपेसिव, कोटा, एक्सीडेंटल, कन्वीनियंस और सेल्फ सेलेक्टेड। अर्थात सबसे पहले हम देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, असंभाव्यता प्रतिचयन क्या होता है। असंभाव्य प्रतिचयन ऐसी परियोजना है जिसमें जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है। इस विधि में इकाइयों का चयन संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, बल्कि अध्ययनकर्ता को इकाइयों के चयन में स्वतंत्रता रहती है। अर्थात ये असंभाव्य प्रतिचयन है। जैसे हम क्लास में बैठे हैं तो किसी भी स्टूडेंट को हम अपनी इकाई में शामिल कर सकते हैं, तो वो हो जाती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें प्रथम प्रकार है परपेसिव अर्थात उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन वह विधि होती है जिसमें अध्ययनकर्ता अपनी इकाई में अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही इकाइयों का चयन करता है। इसमें वह पूरी समष्टि से अपनी इकाइयों का चयन उद्देश्य के अनुसार करता है। जैसे पॉलिटिकल का स्टूडेंट है और पॉलिटिकल की वो समस्या लेना चाहता है और पॉलिटिकल से ही संबंधित अपनी इकाइयों का चुनाव करना चाहता है, तो उसका उद्देश्य होगा राजनीति के स्टूडेंट को ही अपनी इकाइयों में शामिल करना। अर्थात हिस्ट्री वाले हैं उनको वो नहीं ले सकता, साइंस वाले हैं उनको वो नहीं ले सकता, कला वर्ग के हैं उनको नहीं ले सकता, वो सिर्फ लेगा राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट को ही अपनी इकाई में शामिल करेगा। इससे अपन कह सकते हैं कि अपनी समस्या का उद्देश्य पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट ही उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे आप पर देखते हैं कि अजमेर में मेयो कॉलेज है, उसमें सबसे अच्छा कार्य होता है। और अगर अपन यादृच्छिक विधि से प्रतिचयन करते हैं तो अगर वो कॉलेज छूट जाता है यादृच्छिक विधि के माध्यम से, क्योंकि उसमें अधिकतर स्टूडेंट आपके उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हैं, तो हम उस कॉलेज को आप अपनी न्यायादर्श में ले सकते हैं। दूसरा है क्योटा। क्योटा अर्थात अंश प्रतिचयन। अंश प्रतिचयन में हम ये करते हैं, जो ये अंश प्रतिचयन है ये भी असंभाव्य प्रतिचयन की एक विधि है जिसको अपन बोलते हैं, यह वह प्रतिचयन की विधि है जिसमें समष्टि के आधार पर अंशों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश से आकस्मिक प्रतिचयन किया जाता है। आकस्मिक प्रतिचयन किया जाता है मतलब हम अचानक ही वो चीज हमको मिल जाती है। अध्ययन इकाइयों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न अंशों से उसी अनुपात में अध्ययन इकाइयों का चुनाव हो जिस अनुपात में इकाइयां समष्टि में विद्यमान है। अंश प्रतिचयन का एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हम अपनी ही संस्थान का उदाहरण लेते हैं। हमारे संस्थान में जैसे 10,000 स्टूडेंट्स हैं, 10,000 स्टूडेंट्स हैं, इसमें स्नातक स्तर के 8,000 हैं और स्नातकोत्तर स्तर के 2,000 हैं। अर्थात 8,000 और 2,000 दोनों मिलके हो गए 10,000। तो हमारी पॉपुलेशन हुई, जनसंख्या हुई 10,000 स्टूडेंट, और उनको हमने डिवाइड किया 8,000 स्नातक स्तर के और 2,000 स्नातकोत्तर स्तर के। तो हम उसमें से ये पूरी जनसंख्या हमारी हुई, इस जनसंख्या में से अंश के रूप में हम 10,000 में से 8,000 में से 800 स्टूडेंट ले लेते हैं। वो आकस्मिक अंश हम ले रहे हैं क्योंकि 10% हमको लेना है, 10% लेना है, 1,000 का हमें सैंपल लेना है, तो 8,000 में से हम 800 स्टूडेंट ले लेते हैं। 8,000 हमारे स्नातक स्तर के हैं, उनमें से 800 लेते हैं, और 2,000 आपके स्नातकोत्तर स्तर के हैं, उनमें से हम 200 स्टूडेंट लेते हैं। तो 800 प्लस 200 बराबर हो गए 1,000। क्योंकि हमें न्यायादर्श में कितना लेना था, 1,000 लेना था, तो हमने दोनों में अनुपात एक ही रखा, 800 प्लस 200। अगर और हमने इनका चयन यादृच्छिक विधि के माध्यम से नहीं किया, अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार इसका हमने चयन किया है। अगला है एक्सीडेंटल।
एक्सीडेंटल अर्थात आकस्मिक प्रतिचयन। इस विधि में अध्ययन इकाइयों का चयन आकस्मिक आधार पर किया जाता है। आकस्मिक अर्थात अचानक ही जो चीज, जैसे हम कहीं पर गए हैं, टूर पर गए हैं या इधर उधर गए हैं, कोई समाज में गए हैं, तो हमें अपनी समस्या से संबंधित जो भी इकाइयां, जो भी आंकड़े मिल जाते हैं तो उनको हम अपने प्रतिदर्श में शामिल कर लेते हैं। इसके लाभ भी हैं, जैसे यह विधि अपेक्षाकृत सरल है, इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, समय और श्रम की भी बचत होती है, यह अन्य पद्धतियों की अपेक्षा कम खर्चीली है। क्योंकि हम देखते हैं कि आकस्मिक जो अचानक जो इकाइयां हमको मिल जाती है तो उनके लिए ज़्यादा मशक्कत की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो ये इजीली हमें प्राप्त हो जाती है। अगली है कन्वीनेंस। कन्वीनेंस अर्थात सुविधानुसार प्रतिचयन। सुविधानुसार प्रतिचयन ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक भाग है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी सुविधा के अनुसार हमारे प्रतिदर्श में जो सुविधा के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं उनको हम इकाइयों में शामिल कर लेते हैं, जो भी हमें सुविधा होती है। जैसे इस विधि में अध्ययनकर्ता इकाइयों का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार करता है। जैसे कन्वीनेंस, कहीं जाने का होता है वहां नहीं जा पाते, इधर जाने का होता है वहां नहीं जा पाते, जहां पर भी हम इसीलिए सुविधा पूर्वक जा पाते हैं वहीं से हम इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं। अगला है सेल्फ सेलेक्टेड। सेल्फ सेलेक्टेड मतलब स्वेच्छानुसार। स्वेच्छानुसार प्रतिचयन वो होता है, स्वेच्छा से ही हम उस प्रतिदर्श में जाना चाहते हैं, किसी ने समस्या ली है, उस समस्या में स्वेच्छानुसार हम इकाइयों में शामिल होना चाहते हैं, स्वेच्छा से अपना नाम देना चाहते हैं। इसके लाभ भी हैं, जैसे प्रतिचयनकर्ता को अपनी इकाइयों को चुनने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इस विधि में प्रतिदर्श में शामिल होने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, समय और श्रम की भी बचत होती है। अगला है, जैसे कि इसमें दूसरा प्रकार था प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब संभाव्य प्रतिचयन। संभाव्य प्रतिचयन वो होता है जो न्यायाधीश के चयन में जब ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिससे जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की संभावना होती है, तब उसे संभाव्य न्यायाधीश की संज्ञा दी जाती है। अर्थात हम देखते हैं, जैसे क्लास है, क्लास में से हम सैंपल के रूप में लेते हैं, सैंपल के रूप में लेते हैं तो हमें जो, जैसे हमने रोल नंबर बोला 1, 5, 7, 8, तो स्टूडेंट को ये भी रहेगा कि मेरा भी नंबर आ सकता है, मेरा भी नंबर आ सकता है, मेरा भी नंबर आ सकता है। तो मतलब सबको आने की स्वतंत्रता रहती है, कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। इसकी परिभाषा दी है G.C. हेलमेस्टर ने। संभाव्य न्यायाधीश उसे कहते हैं जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को न्यायाधीश में सम्मिलित होने या चयन किए जाने की समान संभावना होती है। एक सदस्य का दूसरे पर कोई भी बंधन नहीं होता है, प्रत्येक सदस्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। संभाव्य न्यायाधीश के दो सिद्धांत है, एक है सांख्यिकीय नियमितताओं का सिद्धांत और एक है बड़े न्यायाधीश की शक्ति का सिद्धांत। सांख्यिकीय नियमितताओं का सिद्धांत ये कहता है कि इस सिद्धांत में संभाव्य नियम रहित होता है। संभाव्य नियम रहित होता है अर्थात कोई भी नियम नहीं होता है। यदि एक छोटे न्यायाधीश को अनियमितीकरण विधि से चयन किया गया है तो वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे न्यायाधीश को प्राप्त परिणामों से सामान्यीकरण किया जा सकता है। न्यायाधीश की सांख्यिकी के आधार पर जनसंख्या के मानकों का अनुमान लगाया जा सकता है। सार्थकता के लिए परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा प्रकार था बड़े न्यायाधीश की शक्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रथम सिद्धांत का ही एक पक्ष है। एक छोटे न्यायाधीश की अपेक्षा बड़ा न्यायाधीश जनसंख्या का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, न्यायाधीश की त्रुटि भी कम होती है। इसका प्रथम प्रकार है रैंडम। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम पढ़ रहे हैं, इसका प्रथम प्रकार है रैंडम अर्थात संयोगिक, दैव या यादृच्छिक विधि। यादृच्छिक विधि वो होती है जिनको हम, यादृच्छिक विधि के भी कई पार्ट हैं, जैसे सिक्का उछालकर हम प्रतिचयन करते हैं, लॉटरी विधि के माध्यम से प्रतिचयन करते हैं, निश्चित क्रम विधि के माध्यम से प्रतिचयन करते हैं, टिपिक की अंक विधि के माध्यम से प्रतिचयन करते हैं। जैसे हमने सिक्का उछाला, हेड या टेल आया, किसी ने हेड मांगा या किसी ने टेल मांगा,
तो हम सिक्का उछालते हैं, हेड मांगा तो उसको हेड की तरफ ले लेते हैं, क्योंकि हमने हेड वाले ही मांगे, तो जिनका हेड आ रहा है उन स्टूडेंट्स को हम उसमें अपनी इकाई में शामिल कर लेते हैं। तो संयोगिक प्रतिचयन की परिभाषा एंड्रियाज ने दी है कि संयोगिक प्रतिचयन वह है जिसमें एक समष्टि का संयोग प्रतिचयन एक ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत संबंधित समष्टि की प्रत्येक इकाई के सम्मिलित किए जाने के समान अवसर होते हैं। मतलब सभी को समान अवसर होते हैं, सभी को स्वतंत्रता रहती है, सभी को इसमें आने की संभावना रहती है। गुड और हॉट ने भी इसकी परिभाषा दी है, समष्टि की सभी इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए जिससे समष्टि की सभी इकाइयों को चुनने की बराबर संभावना रहे। मतलब समष्टि की सभी इकाइयों को इसमें इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए जिससे सभी समष्टि की इकाइयों को चुनने की बराबर संभावना रहे। कर्लिंगर ने भी इसकी परिभाषा दी है, जैसे कि संयोगिक प्रतिचयन वह विधि है जिससे समष्टि के एक अंश या प्रतिदर्श का इस प्रकार चयन किया जाता है कि उस समष्टि की प्रत्येक इकाई को चुनने की समान संभावना रहती है। इसके अपन ने देखा संयोगिक प्रतिचयन 4 प्रकार से किया जाता है। सिक्का उछाल वर्ग के भी अपन कर सकते हैं, लॉटरी विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, निश्चित क्रम विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, टिपिक की अंक विधि के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि सिक्का उछाल का किस प्रकार से करते हैं अभी आपको क्लियर किया था। दूसरा है लॉटरी विधि के माध्यम से। लॉटरी अपन पर्चियां बना लेते हैं, पर्चियों पर जैसे हम स्टूडेंट का ही उदाहरण ले लेते हैं, क्लास का ही उदाहरण लेते हैं। हमने क्लास में गए, क्लास में जाके एक बाउल में पर्चियां रखी, पर्चियों पर रोल नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 रोल नंबर लिख दिए, और हम अपने प्रतिदर्श में जिन इकाइयों को लेना चाहते हैं उन इकाइयों के रोल नंबर हमने अनाउंस किए लॉटरी विधि के माध्यम से। जैसे 1 5 7 8 ये स्टूडेंट को हमने अपनी इकाइयों में शामिल किया। इनका प्रतिचयन हमने किस विधि से किया? यादृच्छिक विधि से किया। यादृच्छिक विधि में भी लॉटरी विधि के माध्यम से इसका हमने प्रतिचयन किया। दूसरा है निश्चित क्रम विधि। निश्चित क्रम विधि ये होती है जिसमें हम देखते हैं कि 1 7, इसमें डिफरेंस कितने का हुआ? 7 6 का हुआ। जैसे इस प्रकार से भी ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11, तो इनमें डिफरेंस हमने एक निश्चित कर रखा है, 2 के अंतर के बाद ही हमको लेना है। एक है टिपिक की अंक विधि। ये टिपिक है, इन्होंने एक अंक विधि दी है, इसमें संख्याएं होती है 4 और 6 की संख्याएं 4 की संख्याएं होती है, 4 की संख्याएं होती है। लास्ट का जो वर्ड होता है उनको जैसे 4025 4027 4029 4030, तो ये लास्ट में जैसे 4025 बोला तो लास्ट के जो 2 हैं, 2 वर्ड है 25 को हमने अपने न्यायादर्श में लिया, अपनी इकाई में शामिल किया। 25 को 47 लास्ट में जैसे 4047 है तो 47 को अपने इसमें इंक्लूड किया, अपनी इकाई में लिया। तो ये टिपिक की अंक विधि है, इन्होंने इस प्रकार से इसका प्रतिचयन किया है। संयोगिक प्रतिचयन विधि के लाभ हैं। इन विधियों द्वारा प्रतिचयन करने से प्रतिचयनकर्ता के पक्षपातों और अभिवृत्तियों आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अध्ययन इकाइयों का प्रतिचयन पूर्णतः संयोग पर आधारित होता है। इन विधियों द्वारा प्रतिचयन प्रसंभाविता सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि समष्टि की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। इन विधियों द्वारा चुना गया प्रतिदर्श जिस समष्टि से चुना जाता है वह उसका प्रतिनिधित्व करता है अथवा उस समष्टि का प्रतिबिंब होता है। जब प्रतिदर्श का चयन संयोगिक विधियों द्वारा किया जाता है तब प्रतिदर्श की मानक त्रुटि की गणना सरलता से की जा सकती है। समय और धन की बचत होती है। यह प्रतिचयन की विधियां सरल होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। हम देखते हैं, हम सैंपल का चुनाव करते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन में से न्यायादर्श लेते हैं। जो न्यायादर्श लेते हैं, न्यायादर्श इस प्रकार का होना चाहिए जो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व
करे। इस प्रकार का न्यायादर्श हम लेते हैं तो वो वैज्ञानिक माना जाता है। अब इसमें देखते हैं, अगला है संयोग वर्गबद्ध प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाई जिसको हम बोलते हैं, वर्गबद्ध प्रतिचयन। वर्गबद्ध प्रतिचयन की इस विधि का उपयोग उस समय किया जाता है जब समष्टि विषम जातीय होती है। विषम जातीय अर्थात लड़के लड़कियां अलग अलग ग्रुप के होते हैं। जैसे एक बाउल है, उसमें आपने सेब भी रखे हैं, केले भी रखे हैं, अमरूद भी रखे हैं, तो ये तो सब सारी विषम जाति हैं, लेकिन इनको अलग अलग बांटेंगे तो अलग अलग चीजें हम करेंगे। जैसे आम एक में रखे, सेब एक में रखे, अंगूर एक में रखे, इनको अलग अलग हमने डिवाइड किया, अर्थात इनका वर्ग किया, वर्गबद्ध इनको संयोजित किया। यह इसको हम कहते हैं ये विषम जाति होती है। यह अंश प्रतिचयन और संयोगिक प्रतिचयन विधि का मिलाजुला रूप है। इस विधि द्वारा प्रतिचयन करते समय सर्वप्रथम समष्टि को गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं। गुणों के आधार पर, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, केले हैं, सेब है, अमरूद है, केले एक तरफ किए, सेब एक तरफ किए, अमरूद एक तरफ किए, तो ये क्या है, अपने गुणों के आधार पर उनको हमने अलग अलग बांटा। फिर प्रत्येक वर्ग से संयोगिक विधि द्वारा अध्ययन इकाइयों का चयन कर सकते हैं। समष्टि को विभिन्न वर्गों में बांटते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः स्पष्ट और भिन्न हो। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग गुणों की दृष्टि से समजातीय हो। सभी वर्गों से इकाइयों का चयन उसी अनुपात में करना चाहिए जिस अनुपात में वे समष्टि में हैं। जैसे एक महाविद्यालय की छात्र छात्राओं की संख्या 2840 है। यदि वर्गबद्ध प्रतिचयन द्वारा 10% का प्रतिदर्श चुनना है तो सर्वप्रथम महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की कक्षा के अनुसार वर्ग बनाएंगे। जैसे समष्टि का हम वर्गीकरण करते हैं, एक कॉलेज है, एक महाविद्यालय है जिसमें 2840 स्टूडेंट हैं, तो हम देखते हैं बीए में कितने हैं, बीकॉम में बीए में 300 है, बीकॉम में 200 है, बीएससी में 300 है, एलएलबी में 200 है, एमए में 400 है, एमएससी में 200 है और एलएमएम में 20 है। इस प्रकार से 1620 आपके छात्र हैं। और ये छात्राएं जैसे 300 बीए में है, बीकॉम में 100 है, बीएससी में 300 है, एलएलबी में 100 है, एमए में 300 है, एमएससी में 100 है और एलएलएम में 20 है। इस प्रकार ये 1220 हो जाते हैं। तो फिर हम इनका योग करते हैं, टोटल बीए में कितनी थी छात्र और छात्राएं मिलकर, बीकॉम में कितनी थी, बीएससी में कितनी थी, एलएलबी में कितनी थी, ऐसे ही अन्य में हम करते हैं। फिर इनमें से हम 10% का वर्गीकरण करते, वर्गबद्ध प्रतिचयन करते हैं। जिस प्रकार 300 में से हमने 10% का ही लेना है, हमें 300 में से हमने 30 लिए, 200 में से 20 लिए, फिर 200 में से 20 लिए, 300 में से 30 लिए, 400 में से 40 लिए। ये सब हमने एक अनुपात रखा है, 10% का ही हमें सभी क्लासों में से लेना है। ये होता है हमारा वर्गबद्ध प्रतिचयन। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जैसे हमारा ही संस्थान है, हमारे संस्थान में जैसे बीए में 400 स्टूडेंट हैं, बीएड में 200 स्टूडेंट हैं, एमएड में 35 स्टूडेंट हैं और एमएसडब्ल्यू में 50 स्टूडेंट हैं। इस प्रकार से कई आपकी फैकल्टी है, कई आपके डिपार्टमेंट हैं। उन डिपार्टमेंटों में से मुझे 10% का लेना है, तो 200 में से मैंने 20 स्टूडेंट लिए, 400 में से 40 स्टूडेंट लिए, 50 में से 25 स्टूडेंट लिए। ऐसे ही हम उनका वर्गीकरण हमने 10-10% का लिया, तो ये होता है आपका वर्गबद्ध प्रतिचयन। अगला है क्लस्टर। क्लस्टर जिसको अपन कहते हैं समूह या गुच्छ। समूह या गुच्छ यह एक प्रकार से ऐसे समूह, बहुत सारी, इसमें भौगोलिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ये बहुत सारी समष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से जब हम समष्टि बहुत अधिक विस्तृत होती है तब ऐसी समष्टि से प्रतिदर्श चुनने के लिए क्लस्टर प्रतिचयन का प्रयोग किया जाता है। जब समष्टि बहुत ज्यादा होती है तो उसमें से हम प्रतिदर्श चुनते हैं, तो उसके लिए क्लस्टर प्रतिचयन का चुनाव किया जाता है। जैसे इस विधि द्वारा प्रतिदर्श चुनते समय, ये जहोदा ने कहा है कि इस विधि द्वारा प्रतिदर्श चुनते समय सर्वप्रथम समष्टि को
बड़े समूह या क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है। ये बड़े समूह संयोगिक प्रतिचयन द्वारा बनाए जाते हैं। फिर संयोगिक विधि द्वारा इन बड़े समूहों से उसी अनुपात में इकाइयों का चयन करते हैं जिस अनुपात में इकाइयां समष्टि में होती है। अर्थात हम देखते हैं, हम पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट का हम सर्वे करते हैं। सर्वे मतलब पूरी जनसंख्या में हम पूरी नागौर डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं। नागौर डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, नागौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी जनसंख्या है। लेकिन हम अगर कलस्तर के माध्यम से चुनाव करेंगे, कलस्तर प्रतिचयन के माध्यम से चुनाव करते हैं, तो हम देखते हैं कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक लाडनू में एक समूह बना दिया, लाडनू में एक समूह बना दिया, इसका एक लीडर बना दिया। सुजान डीडवाना में एक समूह बना दिया, उसका एक लीडर बना दिया। जसवंतगढ़ में एक समूह बना दिया, उसका एक लीडर बना दिया। तो हम देखते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में सब जगह से हम जो सैंपल लेते हैं तो वहां पर एक समूह बना देते हैं और उसका एक लीडर बना देते हैं। उनके माध्यम से फिर उसमें से हम चयन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल। अच्छे न्यायाधीश की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? पहला है रिप्रेजेंटेटिव मेकअप। रिप्रेजेंटेटिव मेकअप अर्थात प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप होना चाहिए। हम देखते हैं न्यायाधीश इस प्रकार का होना चाहिए जो पूरी समष्टि का अर्थात पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा नहीं कि आपने जो प्रतिदर्श लिया है वो सिर्फ आपने प्रतिदर्श तक ही सीमित है, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस प्रकार का न्यायाधीश नहीं लेना चाहिए। हमें इसी प्रकार का न्यायाधीश लेना चाहिए जो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। क्योंकि हम देखते हैं लुंडवर्ण ने कहा है कि प्रतिनिधि पूर्ण चयन के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो समष्टि की इकाइयों में कितनी मात्रा में समानता पाई जाती है और दूसरा प्रतिचयन के लिए किस विधि को अपनाया गया है। इन दो बिंदुओं पर ही यह बात निर्भर करती है कि चुना गया प्रतिदर्श समष्टि का कितना प्रतिनिधित्व करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं, हम ये जानते हैं, हम कह सकते हैं कि हम जो प्रतिदर्श चयन करते हैं अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो ये सारा निर्भर करता है आपकी चुनाव पर, आपकी प्रतिचयन की प्रक्रिया पर। हो सकता है आपने प्रतिचयन की प्रक्रिया की है, प्रतिचयन प्रक्रिया के लिए जो भी विधि यूज की है वो आपकी सफल नहीं हो पाई है। इसलिए हम कहते हैं कि गुड सैंपल मतलब अच्छे न्यायाधीश की विशेषताओं में प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप होना चाहिए। मतलब अच्छा न्यायाधीश हम उसको कह सकते हैं जो प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से करे, जो प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से करे। दूसरी विशेषता है एडुकेट नंबर ऑफ स्टडी यूनिट्स अर्थात उचित संख्या में अध्ययन इकाइयां। उचित संख्या में अध्ययन इकाइयों का मतलब ये है कि जनसंख्या से जो हम प्रतिदर्श ले रहे हैं और प्रतिदर्श में भी हम इकाइयां बना रहे हैं। तो इकाइयां बना रहे हैं तो इसी प्रकार का होना चाहिए उचित संख्या में, ना तो प्रतिदर्श ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। प्रतिदर्श मीडियम तरीके का होना चाहिए, उचित होना चाहिए, जिससे कि हमारी समस्या का सॉल्यूशन ठीक प्रकार से हो सके। अगला है इक्वल चेंज ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टडी यूनिट्स मतलब इकाइयों को चुने जाने की समान संभावना होनी चाहिए। जो भी समष्टि से हम प्रतिदर्श चुनते हैं यह ध्यान रखना चाहिए कि समष्टि से प्रत्येक इकाई के चुने जाने की बराबर संभावना हो। ये नहीं कि किसी समष्टि से या किसी ग्रुप से हमने 10% ले लिया, किसी ग्रुप से हमने 20% ले लिया, किसी ग्रुप से 5% लिया है। ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए सभी में से समान रूप से ही जनसंख्या लेनी चाहिए, तभी वह आपका प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से कर पाएगा। सैंपल ऑफ शुड बी फ्री फ्रॉम वेस्ट मतलब प्रतिचयन अभिनत रहित होना चाहिए। आपका प्रतिचयन इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कोई अभिवृत्ति, कोई संवेग, कोई पक्षपात, कोई व्यक्तिगत कार्य इनका प्रभाव नहीं पड़े। इस प्रकार का रुचियां आदि पक्षपातों इनका प्रभाव नहीं पड़े। प्रतिचयन इस प्रकार का होना चाहिए जो वैज्ञानिक हो, इन चीजों से दूर रहे। अगला है रेटियो ऑफ स्टडी यूनिट्स अर्थात अध्ययन इकाइयों का अनुपात। हम जो अध्ययन इकाइयां ले रहे हैं
सजातीय ले रहे हैं, समष्टि में जिस अनुपात में हम सजातीय या विषम जातीय होता है, ठीक उसी प्रकार से उसी अनुपात में सजातीय या विषम जातीय चुने जाने चाहिए अपने प्रतिदर्श में। जैसे 2 ग्रुप है, अपने सजातीय में कितने हैं, विषम जातीय में कितने, सजातीय में से उसी अनुपात में लें जो कि विषम जातीय में से ले रहे हैं, अर्थात उन दोनों का अनुपात हमें ठीक रखना चाहिए। जैसे हमने कोई भी जनसंख्या है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में से हम जनसंख्या ले, जिस अनुपात में हमने जनसंख्या ली है उसी अनुपात में हमें प्रतिदर्श का चयन करना चाहिए। अगला है अकॉर्डिंग टू द एम्स ऑफ स्टडी, अर्थात अध्ययन इकाइयों के अनुरूप हमें चुना गया प्रतिदर्श इस प्रकार का होना चाहिए। हमारा सैंपल इस प्रकार का होना चाहिए। सैंपल प्रतिदर्श को ही कहते हैं, प्रतिदर्श भी न्यायादर्श को ही कहते हैं। हमारा न्यायादर्श इस प्रकार का होना चाहिए जो हमने समस्या ली है उसी से संबंधित हो। हमें लग रहा है हमारी समस्या तो राजनीति से रिलेटेड है, लेकिन हम अध्ययन हम इकाइयों में शामिल कर रहे साइंस के स्टूडेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार की आपकी समस्या है उसी प्रकार का प्रतिदर्श लेना चाहिए, अर्थात अध्ययन उद्देश्यों के अनुरूप ही हमें प्रतिदर्श का चयन करना चाहिए। बेस्ड ऑफ लॉजिक, अर्थात तर्क पर आधारित चुना गया प्रतिदर्श तभी अच्छा होता है जब वह तकनीकी व तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। अगला है हाई लेवल और रियलेबिलिटी, उच्च विश्वसनीयता स्तर। प्रतिदर्श इतना विश्वसनीय होना चाहिए कि प्रतिदर्श के अध्ययन से वही परिणाम प्राप्त हो जो कि समष्टि के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में सार्थकता स्तर का मान 0.1 से 0.5 तक रखा जाता है। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता का उच्च स्तर तभी प्राप्त किया जा सकता है प्रतिदर्श के आकल और समष्टि के प्राचल में अंतर कम से कम 0.5 सार्थकता स्तर पर सार्थक हो। अब हम देखते हैं सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर अर्थात न्यायादर्श की त्रुटियां। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि न्यायादर्श की त्रुटियां क्या होती हैं। हम देखते हैं न्यायादर्श में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बहुत सारी हम जनसंख्या से जब न्यायादर्श का चयन करते हैं तो वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है तो आंकड़े भी ढंग से नहीं आ पाते हैं। आंकड़े, उनका विश्लेषण, सारणीकरण ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो उनके जो परिणाम होते हैं वो ठीक निकल के नहीं आ पाते हैं। वो इसीलिए ही नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो न्यायादर्श की त्रुटि उसमें रह जाती है। किसी भी विषय के शोध अध्ययन के लिए न्यायादर्श एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। न्यायादर्श का चुनाव कैसे किया जाए यह जानकारी शिक्षा विषय में शोध अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा शोध अध्ययनों के निष्कर्ष पूर्ण रूपेण यथार्थ एवं शुद्ध न होकर प्राय शुद्धता के निकट होते हैं, क्योंकि निष्कर्षों की शुद्धता न्यायादर्श से प्रभावित होती है। न्यायादर्श समूह को जितना अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, न्यायादर्श की त्रुटियां उतनी ही कम होगी। जैसे हम न्यायादर्श इस प्रकार का चुने जो पूरी समूह का, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से कर पाए। वास्तव में शोधकर्ता को न्यायादर्श का चुनाव करने के लिए उपयुक्त विधि का ज्ञान नहीं होता है। वे सभी शोधकर्ता अनियमित न्यायादर्श का प्रयोग करते हैं, किंतु वे यह बताने में असमर्थ होते हैं कि वह अनियमित किस प्रकार है। शोधकर्ता के पास न्यायादर्श का आकार निश्चित करने का भी आधार नहीं होता है। वास्तव में बड़ा न्यायादर्श एक सापेक्षिक प्रत्यय है। न्यायादर्श की त्रुटि 2 प्रकार से होती है, एक टेक्निक ऑफ सैंपल और दूसरा साइज ऑफ सैंपल, अर्थात जैसे मैंने बताया न्यायादर्श की प्रविधि। आप न्यायादर्श की प्रविधि किस प्रकार की ले रहे हैं, न्यायादर्श चयन की आप प्रविधि किस प्रकार की यूज करें। साइज ऑफ सैंपल, और सैंपल आप किस प्रकार का ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं या छोटा ले रहे हैं। टेक्निक ऑफ सैंपल ये होता है कि सैंपल चयन के लिए आप किस प्रकार की टेक्निक का प्रयोग करने जा रहे हैं। न्यायादर्श त्रुटि को कम करने के सुझाव। न्यायादर्श की त्रुटि को कम कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला है प्रयोगात्मक अध्ययनों में उपयुक्त न्यायादर्श की प्रविधि द्वारा समूहों को एक दूसरे के समान कर लेना चाहिए। समूहों को बराबर करने में कुछ मुख्य सिद्धांत या मानदंड निश्चित कर लेते हैं। समूह की सभी विशेषताएं नहीं ली जाती हैं। दूसरा, प्रयोगात्मक शोध अध्ययन में प्रयोग से पहले तथा प्रयोग के बाद
शोध परीक्षा के प्राप्तांकों के बीच सह प्रसरण विश्लेषण विधि के प्रयोग से भी न्यायाधीश की त्रुटि को कम कर सकते हैं। प्रयोगात्मक शोध अध्ययन में न्यायाधीश की त्रुटि अथवा प्रयोग की चक्रीय व्यवस्था, जैसे आप देख ले हैं रोटेशनल प्रोसीजर, ये चक्रीय व्यवस्था है सब्जेक्ट इनटू ट्रीटमेंट इनटू डिजाइन, अर्थात ये आपकी चक्रीय व्यवस्था इस प्रकार से बनती है। सब्जेक्ट जिसको अपन बोलते हैं प्रयोज्य और ट्रीटमेंट ये है प्रयोग और डिजाइन प्रारूप, इन तीनों से मिलकर आपकी चक्रीय व्यवस्था बन सकती है। इसके माध्यम से हम न्यायाधीश की त्रुटि को कम भी कर सकते हैं। अगला है सर्वेक्षण अध्ययनों में न्यायाधीश का आकार बड़ा होना चाहिए। एक छोटा न्यायाधीश यदि आकस्मिक या एकाएक उत्पन्न हो तो बड़े न्यायाधीश की अपेक्षा छोटा न्यायाधीश प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से कर पाएगा। अतः न्यायाधीश का चयन उचित विधि से करना चाहिए। अगला है न्यायाधीश की त्रुटि न्यायाधीश की उचित प्रविधि और न्यायाधीश के बड़े आकार को लेकर कम की जा सकती है। सांख्यिकी भी न्यायाधीश त्रुटि से प्रभावित होती है। इसका विश्लेषण सांख्यिकी परीक्षा तथा सांख्यिकी की विश्वसनीयता निकालकर किया जा सकता है। यूनिट्स ऑफ सैंपलिंग पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या, समग्र की इकाइयां या जनसंख्या की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? पहला है ग्राफिकल यूनिट्स। ग्राफिकल यूनिट्स अर्थात भौगोलिक इकाइयां। भौगोलिक इकाइयों के अंतर्गत हम राज्य, जिला, ग्राम, नगर, वार्ड, मोहल्ला, गली, तहसील इनको ले सकते हैं। अब दूसरा है पॉलिटिकल यूनिट्स, अर्थात राजनीतिक इकाइयां। राजनीतिक इकाइयों के अंतर्गत हम राजनीतिक दल, राज्य, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत, विधानसभा, राष्ट्रीय समूह, मतदाता वर्ग, विरोध पक्ष, ये इस प्रकार के जो पार्ट होते हैं वो आपके आते हैं राजनीतिक इकाई के अंतर्गत। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाइयों के अंतर्गत जैसे कोई विभाग है, कर्मचारी संघ है, अधीनस्थ कार्यालय है, नौकरशाह है, प्रशासनिक निर्णय है, प्रशासनिक कार्यविधि है, भर्ती आयोग है, प्रशासनिक अधिकरण है, सचिवालय है, इन जगह आपकी होती है प्रशासनिक इकाइयां, इनको बोलते हैं। प्रशासन का कार्य यहाँ पर किया जाता है। अगला है सोशल यूनिट्स, अर्थात सामाजिक इकाइयों के अंतर्गत हम लेते हैं परिवार, जाति, क्लब, चर्च, संस्कृति, धर्म, समाजीकरण, ये सारी इकाइयां आती हैं आपकी सामाजिक इकाइयों के अंतर्गत। इकोनॉमिक इकाई, इकोनॉमिक यूनिट्स अर्थात आर्थिक इकाइयां। आर्थिक इकाइयां होती है जैसे बजट से संबंधित, कर से संबंधित, व्यय से संबंधित, राष्ट्रीय से संबंधित, उत्पादन, विनिमय, बैंक आदि से संबंधित जो इकाइयां होती है उनको को बोलते हैं आर्थिक इकाइयां। अगला है इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब व्यक्ति संबंधी इकाइयां। व्यक्ति संबंधी इकाइयां होती है जैसे पूरे व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति के लिए अपन लेते हैं, पुरुष के लिए लेते हैं, स्त्री, बालक, युवा, हिंदू, मुस्लिम, ग्रामीण, शहरी है, ये चीजें आती हैं आपकी व्यक्ति संबंधी इकाइयों के संबंध। हम ये देखते हैं यूनिट्स ऑफ सैंपलिंग पॉपुलेशन, मतलब समग्र की इकाइयां। हम जनसंख्या में से जो प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं तो उनमें से कौन कौन सी इकाइयों का हम चुनाव कर सकते हैं। कोई आपने समस्या ली तो उसके अंतर्गत राजनीति से संबंधित ली, भौगोलिक से संबंधित ली, प्रशासनिक से संबंधित ली, सामाजिक इकाइयों से संबंधित ली, आर्थिक इकाइयों से संबंधित ली, व्यक्ति से संबंधित ली, तो हम इनमें से इन इकाइयों में उनको डिवाइडेशन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमने ये प्रतिदर्श और प्रतिचयन पढ़ा है, इनमें चार चीजें आती हैं। एक तो चर, इकाई, जनसंख्या और न्यायाधीश, ये चार चीजें हैं। इन चार चीजों को मैं क्लियर कर देना चाहूंगी। जैसे चर किसको कहते हैं? चर वो होता है जिसमें जिस गुण, विशेषता और अवस्था का अध्ययन करना हमारा उद्देश्य होता है उसे हम चर कहते हैं। और इकाई, जैसे चर की मात्रा को हम इकाई कहते हैं। जिस छोटे से छोटे घटक को ज्ञात करते हैं उसे हम इकाई कहते हैं। जैसे हम किसी स्कूल पर टेस्ट डाल रहे हैं तो स्कूल में अनुसूचित जाति के हैं, जनरल जाति के हैं, ओबीसी के, ये अलग अलग हम इकाइयां बनाते हैं। जनसंख्या हम उसको कहते हैं जो पूरी समग्र होती है, पूरी इकाइयों के समुचित समूह को हम जनसंख्या कहते हैं। और न्यायाधीश उसको कहते हैं जो जनसंख्या में से प्रतिचयन विधि के माध्यम से हम जिनका चुनाव करते हैं
इकाइयों का जो समूह होता है उसको हम न्यायादर्श कहते हैं। इससे संबंधित एक उदाहरण, जैसे हम चावल बनाते हैं तो पतीली में चावल होते हैं, तो सभी चावलों को हम नहीं देखते हैं, सैंपल के रूप में हम एक चावल लेते हैं, एक या दो चावल को देखते हैं कि चावल बने हैं या नहीं बने हैं। तो हमने ये एक या दो चावल लिए हैं, वो हमारा क्या हो गया, सैंपल हो गया न्यायादर्श। और पूरे जो चावल थे पतीली में वो आपका जनसंख्या हो गया। और ये चावल की अवस्था, चावल बने हैं या नहीं बने हैं, इसको हम कहते हैं इकाई। चावल बने हैं नहीं बने उसको हम कहते हैं इसकी गुण या विशेषता क्या है, चावल अभी बनने में टाइम लगेगा, ये उसको कहते हैं हम चर। और एक चावल को हम देखते हैं वो हो जाती है आपकी इकाई।